राजनीति से चल रहा है। और धन्यवाद दूंगा मैं उस परमात्मा को, परमात्मा ही कहूंगा मैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने देश में जो राजतंत्र था उसको हटा के लोकतंत्र की स्थापना की। और राजनीति की अगर बात की जाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि अगर राजनीति में गलत लोगों का प्रवेश हो जाएगा तो गलत लोग पढ़े लिखे लोगों पर राज करने का काम करेंगे। और धन्यवाद देना चाहिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने, मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने एक चाय वाले को, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री तक पहुंचने का रास्ता दिखाने का काम किया। यही कहना चाहूंगा कि जीवन में जो भी काम करो, अगर पूरी लगन और शिद्दत और मेहनत से करोगे तो कहा जाता है कि कायनात भी आपके कदम चूमने का काम करती है। अगर ओरल कैविटी में कोई भी घाव एक अच्छी एंटीबायोटिक खाने के बावजूद भी नहीं भरता है, और घाव जैसे ये मार्जिन है, अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो वो कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर मार्जिन से बाहर की तरफ निकल रहा हो जैसे फूल गोभी की तरह, तो फिर वो कैंसर होने के चांस है। पूरे विश्व में अगर शांति का रास्ता किसी ने दिखाने का काम किया है तो भगवान बुद्ध ने दिखाने का काम किया है। इतने सारे लोगों ने इतनी सारी महानता के बाद बुद्ध का रास्ता अपनाने का काम किया, तो नवल किशोर क्यों नहीं अपनाए? तो मैं जिला प्रशासन के साथ में गया, लेकिन लोग इतनी तरह से डर गए थे कि उन्होंने वोट देने का काम नहीं किया। तो वोट काटने का काम किया, वोट काटने के बाद वोट न डलने का काम किया, और वोट न डलने के बाद फिर जो रहा बचा जहां काउंटिंग में भी मेरे सामने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के फोन डीएम साहब के पास आ रहे थे, और डीएम साहब अपनी सीट से एकदम ऊपर उठ जा रहे थे। किसी बड़े आदमी का अगर फोन आता है तो आदमी उठ के चला जाता है। तो मैं समझ गया कि मामला क्या चल रहा है, हमारे हाथ से निकलने वाला है। इसलिए मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को, पीढ़ियों को जोड़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम बैकवर्ड, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि महिलाएं और अगड़े समाज के भी गरीब परिवार के लोगों को जोड़ते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हम सबकी प्रायोरिटी होगी। समाजवादी पार्टी ही युवाओं की पार्टी कही जाती है कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आपका दर्जा भगवान से कम, मेरे जीवन में भगवान से कम नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह। आज हमारे साथ हैं पॉडकास्ट में खास मेहमान, जाने माने कैंसर सर्जन, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर साकी जी। डॉक्टर नवल किशोर साकी जी से हम बात करेंगे। आप इतने अच्छे फेमस सर्जन हैं, आपके 2 हॉस्पिटल हैं, कायमगंज में, लखनऊ में, लेकिन सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप राजनीति में क्यों आए? इन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर नवल किशोर जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना लंबी जर्नी करके आप दिल्ली से लखनऊ है, इसलिए स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक फेमस कैंसर सर्जन हैं और आपकी जर्नी के बारे में दिखाया था, आपने बहुत स्ट्रगल करके आप सर्जन बने और लोगों की आप मदद करते रहते हैं। बहुत सारा लोगों को प्यार, बच्चों को पढ़ाने का आप खर्चा उठाते हैं, कई सारी मदद करते रहते हैं, लेकिन सारा सब कुछ सब अच्छा चल रहा है आपका। लेकिन सर, आप राजनीति में क्यों आए? क्या वजह थी कि आपको राजनीति में आना पड़ा? राजनीति में आने का सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब देश और दुनिया राजनीति से ही चल रही है, तो राजनीति में अच्छे लोगों की भूमिका क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। और राजनीति से ही हर चीज होती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो देश का सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो। आज देश में सारा का सारा राजनीति से चल रहा है। और धन्यवाद दूंगा मैं उस परमात्मा को, परमात्मा ही कहूंगा मैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने देश में जो राजतंत्र था उसको हटा के लोकतंत्र की स्थापना की। और राजनीति की अगर बात की जाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि अगर राजनीति में गलत लोगों का प्रवेश हो जाएगा तो गलत लोग पढ़े लिखे लोगों पर राज करने, तो इसलिए भी राजनीति में आना जरूरी है। और राजनीति से ही सारा सब कुछ है। आज देश में देख लो, चाहे इंटरनेशनली विदेश में देख लीजिए, चाहे यूएस में देख लीजिए,
आज दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप का बोला चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति, पॉलिटिक्स। यस। भारत देश में भी किस तरह से चल रहा है, लेकिन भारत देश की अगर बात की जाए तो राजनीति गलत तरह से इंटरप्रिटेट हो रही है, इसलिए राजनीति में आना जरूरी है। आप राजनीति में आए, आपने इंटरनेशनल सारी बातें की, सब कुछ राजनीति से ही होता है जी। तो आपको रूलिंग पार्टी के साथ जाना चाहिए, लेकिन आप अपोजिशन समाजवादी पार्टी के साथ ही क्यों गए? जहाँ बाबा साहब राजनीति से ही होता है ना सर। जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, इस देश में ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की कि अगर बेहतरीन लोकतंत्र होता तो इस देश बहुत आगे बढ़ता। और जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था कि गांव के गरीब दहलीज पर रहने वाला भी व्यक्ति अगर देश की बुलंदियों तक पहुंचने का काम करेगा तो ऐसी स्वच्छ राजनीति देश में होनी चाहिए थी। और धन्यवाद देना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने, मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने एक चाय वाले को, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री तक पहुंचने का रास्ता दिखाने का काम किया। और आज वही व्यक्ति इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के जो लोकतंत्र मूल्य हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने से दूर भटका रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजनीति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों की नितांत आवश्यकता है। इसलिए मैं तो आया ही, लेकिन मेरे जैसे तमाम और लोगों को भी आना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, अगर बात पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने का काम करेंगे, जस्ट लाइक मैं एक डॉक्टर हूँ, कैंसर का डॉक्टर हूँ, अगर मैं राजनीति में रहूंगा और देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचने की अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो मुझे लगता है कि आई विल डू बेटर देन अदर, जिसको मेडिकल फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है। और ऐसे लोगों को जब मेडिकल के बारे में अगर जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है, मुझे लगता है कि वो उतना अच्छा नहीं कर सकते। आप समाजवादी पार्टी क्यों चुनी? क्या वजह है कि आप समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बहुत नाम लेते हैं, अखिलेश यादव जी का बहुत मतलब क्यों, मतलब ऐसी क्या प्रेरणा मिल गई आपको कि आप समाजवादी पार्टी से ही जुड़े? इस जीवन में दो भगवान है। एक भगवान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने देश को संविधान दे दिया और संविधान में हम जैसे गरीबों को, पिछड़ों को जो आरक्षण की व्यवस्था कर गए, और उसी आरक्षण के दम पर हम जैसे तमाम गरीब परिवार के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस और पीसीएस और तमाम संवैधानिक पदों पर पहुंचने का काम किया। और बात है, कह रहे कि श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में थी, तब हमारी उम्र 20 और 22 साल की थी और हम लोग उस समय सीपीएमटी की परीक्षा दे रहे थे डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर भाजपा की सरकार होती तो हमारा एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होता। इसलिए दोनों महापुरुष मेरे लिए भगवान के बराबर हैं। और उसी विचारधारा को आज आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में जो उस विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के साथ में हूँ। आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ हैं, राजनीति तो कर ही रहे हैं आप, और आपने अभी चुनाव भी लड़ा, लेकिन राजनीति से पहले आप सोशल वर्क बहुत करते हैं और आज भी सोशल वर्क करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा नहीं था। ये सोशल वर्क करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्यों इतना आप बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं? कई बच्चों को पढ़ाने खर्चा भी, आपने चुनाव के समय भी कहा था कि मेरी पूरी सैलरी जो रहेगी मैं बच्चों के पढ़ाने में काम करूंगा। ये जो प्रेरणा आपको मिली, क्या जब आप पढ़ रहे थे उस समय भी आपको किसी ने मदद की थी क्या? बेशक मैं वैचारिक व्यक्ति हूँ। जो व्यक्ति एमबीबीएस, एमएस और मेडिकल की बड़ी डिग्रियां कर लेता है वो महानगरों में रहना चाहता है। और जहां हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या दूसरे देश के तमाम दूसरे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनके काम कर सकता था। ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर गया था मैं, तो वहाँ जब मेरी बात हुआ तो वो लोग परमानेंट पीआर से देने के लिए मुझे एग्री कर रहे थे। लेकिन मैं महानगर से
हट के लखनऊ में जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैं वापस फिर गांव में अपना कायमगंज में पहुंचा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो चीज, ये सारी चीज हमने अपने महापुरुषों से सीखी और मैंने अपनी पढ़ाई के साथ में महापुरुषों को पढ़ा। और महापुरुषों की जब बात करता हूँ तो मैं अपनी माता सावित्रीबाई फुले का बड़े गर्व से नाम लेना चाहूंगा। मैं उस कुल में भी पैदा हुआ जिस कुल की मेरी माता ने सबको पढ़ाने का, अकेली मेरी कम्युनिटी के लोगों को नहीं, इस भारत देश की तमाम बेटियों को शिक्षा का अधिकार देने का काम किया। सोचिए उस जमाने में माता सावित्रीबाई फुले, जहाँ पर बेटियां घर से नहीं निकलती थी, घर से निकलने पे उन पे पाबंदी थी और पढ़ाई करना कितना गलत था। सामंतवादी लोग अगर बेटी पढ़ लेगी तो उस पर तमाम तरह के ऑब्जेक्शन क्रिएट करते थे। और माता सावित्रीबाई फुले ने उस जमाने में संघर्ष किया और उनका संघर्ष ज्योतिबा फुले जी ने साथ देने का काम किया। तो मैं कह सकता हूँ कि सोचिए माता सावित्रीबाई फुले ने उस जमाने में जब बेटियां पढ़ नहीं सकती थी और जब वो पढ़ाने जाती थी तो सामंती लोग उनके ऊपर कोई कीचड़ फेंक रहा है, कोई मिट्टी फेंक रहा है और कुछ कभी कभी तो ऐसा होता था उनके ऊपर कीट कंकड़ और पत्थर फेंकने का काम किया। बहुत लेकिन भरा जीवन था उनका। हाँ, लेकिन मेरी माता सावित्रीबाई फुले कभी भी अपने रास्ते से डगमगाई नहीं और उन्होंने महाराष्ट्र में 1848 में 17 स्कूल खोलने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि ये लोग मेरे इंस्पायरिंग पर्सन्स थे, माता सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले। और माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि इस देश में प्रधान से लेके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बनने का जो रास्ता खोलने का काम किया वो माता सावित्रीबाई फुले ने किया। अपने माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की बात करें, जैसे कि फुले दंपत्ति ज्योतिबा फुले सावित्री फुले जैसे कि आगे बढ़ दोनों एक साथ मिलके, और ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा उदाहरण है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलके सामाजिक कार्य किया। हम देखते हैं कि आप भी उसी रूप में, आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग समाज सेवा करते हैं। हाँ, बेशक हम दोनों लोग इंस्पायर हैं। ज्योतिबा फुले साहब को मजे की तो बात मैं ये भी बताऊं, आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय डिम्पल यादव जी, ये लोग भी पीडीए की विचारधारा को, महापुरुषों की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। और उसी पैटर्न पर मैं और मेरी पत्नी प्रियंका साहब दोनों लोग सामाजिक मिशन को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक मोड में आने का हम लोग काम कर रहे हैं। आप मैनपुरी के करहेल विधानसभा के विक्रमपुर गांव में आपका जन्म हुआ। वहां से आप प्रारंभिक आपने शिक्षा वहां से करी, उसके बाद आप आगरा आए। आगरा में आप बीएससी कर रहे थे। तो जब आप बीएससी कर रहे थे तो आपके दिमाग में एमबीबीएस करने का ख्याल कैसे आया? क्यों आपको विचार आया कि मुझे एमबीबीएस करना है और सीपीएम की तैयारी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है? ये ख्याल जो आपका डॉक्टर बनने का ख्याल था वो कैसे आपका? ये ख्याल मेरा बचपन से ही था। ओके। और मैं कह सकता हूँ कि मैं जब 5 साल का या 6 साल का हुआ करता था तो आज मेरे जो चाचा डॉक्टर राम कुमार साकी जो इस दुनिया में नहीं है, मेरे गांव विक्रमपुर में अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस करते थे। और डॉक्टर राम कुमार साकी उस समय एक हमारे करहेल विधानसभा का एक बहुत घिरोर विधानसभा हुआ करती थी उस समय। तो घिरोर क्षेत्र में हमारे चाचा का बहुत नाम हुआ करता था। जो भीड़ आज हम अपने हॉस्पिटल में देख रहे हैं, ऐसी भीड़ हम अपने बचपन में अपने चाचा डॉक्टर राम कुमार साकी उनके क्लिनिक पे देखा करते थे, अपने घर पे देखा करता था। और मैं बताऊं कि थोड़ी सी जब आगरा की बात चलने लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मेरे चाचा डॉक्टर राम कुमार साकी चूंकि जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट थे, वो आगरा में डॉक्टर नवल किशोर हॉस्पिटल है नवल किशोर हॉस्पिटल, और वहाँ पर मरीज ले जाया करते थे। और मुझे लगता है उस हॉस्पिटल के नाम पर ही मेरा हमारे चाचा ने नाम रखा, नवल किशोर नाम रखा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे चाचा ने जो मेरे बारे में सोचा था कि मेरा भतीजा डॉक्टर बने, बुक करके दिखाया, मैंने डॉक्टर बना। तो मैं अपने चाचा को आज इस मौके पर मैं याद करता हूँ। और आगरा के बारे में बस मैं यही बताऊंगा कि आगरा में आगरा के जो केकेएस हॉस्टल है,
कुशवाहा क्षत्रिय समाज छात्रावास, उस छात्रावास में मैंने रहने का काम किया। और जीवन में मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं हमेशा नई जगह रहा, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल हो। तो कुशवाहा हॉस्टल में जहाँ मैं खुद पढ़ता था और अपने तमाम हमारे समाज के जो बच्चे हुआ करते थे, जो हमारे कलीग्स थे, उन सबको इंस्पायर भी करता था। हालांकि मेरा एडमिशन एमबीबीएस में थोड़ा सा देर में हुआ, 2 या 3 साल की तैयारी करने के बाद हुआ, लेकिन मैं सबको हमेशा पॉजिटिव मोड में रखता था। और खुशी इस बात की है कि मेरे साथ उस समय जितने लड़के रह रहे थे और जो सीपीएमटी की तैयारी कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द पर्सन आज की डेट में डॉक्टर्स हैं, चाहे वो वेटनरी के डॉक्टर हों, डॉक्टर सुखदेव हैं, अशोक हैं, ऑप्थेल्मिक सर्जन, एक लड़का उसने सीपीएमटी टॉप उस समय किया था। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद तो पढ़ता था, लेकिन दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर करने का काम करता था। आप दूसरे बच्चों को इंस्पायर करने का काम करते, जैसे जब मैं आपसे मिलके, आप जैसे पता है मैं आगरा से हूँ, तो जब आपसे मिलके मैं आगरा गया तो लोगों से मैंने चर्चा करी, तो जो आपके जो कलीग्स थे जो उस समय हॉस्टल में रहते थे, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बने, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो कहते थे कि आप अपने काम में इतने मगन रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। क्या बाकी में किसी से बात नहीं करते थे? नहीं, बेशक सच है। मैं जब पढ़ता था तो मुझे आज भी याद है, 20 घंटे में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 4 घंटे सोता था, 1-2 घंटे खाना पीना बनाने में निकल जाता था। तो मुझे लगता है कि हम अपना बेस्ट देने के लिए एटलीस्ट कम से कम 14 से 18 घंटे दिया करते थे। एंड यू कांट इमेजिन, हम दिन में जो पढ़ते थे, अगर हम वॉशरूम में जाते थे तो जितना देर वॉशरूम में बैठते थे, जहाँ लोग आज मोबाइल देखते हैं, तो हम अपना उस समय पूरा वॉशरूम में जो चीज़ पढ़ा है उसको हम रिवीजन किया करते थे। और अगर मैं बात करूं कि पढ़ाई की बात, मैंने उस समय जो पढ़ाई किया था, हमने बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिक्स में पढ़ लिया था। जैसे आवर्त सारणी होती है, इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट हुआ करता था, उस केमिस्ट्री में मुझे आज भी याद है 4th ग्रुप के एलिमेंट हुआ करते थे। तो उसको मैंने एक सिस्टम में याद कर लिया था। चरण सिंह ने जर्मन से टिनलेट मंगाया। मुझे लगता है मरते दम तक ये चीज मैं नहीं भूलूंगा। चरण सिंह ने जर्मन से टिनलेट का मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इस चीज को मैंने ऐसे याद कर लिया था। तो पढ़ाई को मैं इंटरेस्ट से लेता था। और पढ़ाई के साथ में पढ़ाई किया मैं, उसके बाद में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भी पहुंचा। तो मैं इस तरह से इलाज करता था जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर कर रहा है। और मैंने जो भी जीवन में काम किया, चाहे मैंने वो स्टडी किया, चाहे मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हमने जब पढ़ाई के दौरान अपना MS किया, या फेलोशिप में जो भी काम किया, और फेलोशिप के बाद मुझे लगता है कि हमने राजनीति में भी काम किया, चाहे वो मेरा समाज सेवा करने का समाज सेवा की हो, लेकिन जो भी किया मैंने पूरे दिल से किया और पूरी मेहनत से किया, और इस उम्मीद से नहीं किया कि इसका हमें रिजल्ट बेटर मिलेगा। उसको आनंद के रूप में हमने किया। और मुझे लगता है कि तमाम जो हमारे जो आपके ऑडियंस हैं जो सुन रहे होंगे मुझे, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में जो भी काम करो, अगर पूरी लगन और शिद्दत और मेहनत से करोगे, तो कहा जाता है कि कायनात भी आपके कदम चूमने का काम करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें आपको सफलता मिलना जरूरी है। इसलिए आप आज इतने बड़े डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर हैं, और पूरे देश में सही विदेशों में भी आपका नाम है। कोई भी बड़ा नहीं होता, सिर्फ मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की जब मैं सेवा करता हूँ और बड़े शिद्दत से लोग आते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आपने जो ऑपरेशन किया था वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी आता है, 10-10 साल पुराना पेशेंट आता है कि हम आपसे मिलने आए थे, तो मन को और दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आगरा में फेमस सर्जन हैं, आप भी सर्जन हैं, आगरा में फेमस सर्जन हैं, डॉक्टर SD मौर्य जी। जब आप आगरा में स्टडी कर रहे थे तो क्या कभी उनसे उस समय मुलाकात हुई और आपने कभी उनसे कहा हो कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, या डॉक्टर बनने के बाद आप उनसे मिली हो? तो फिर डॉक्टर SD मौर्य साहब एक बहुत बड़ा नाम है, और कहीं न कहीं उनके नाम से ही हमने बहुत सारी प्रेरणा ली। उनसे उस समय मिलने का तो कभी सौभाग्य नहीं मिला मुझे, लेकिन उनके हॉस्पिटल पे मैं एक बार जरूर गया था, 1-2 बार। और मैं बात करूं इंस्पिरेशन की, तो मैं जब पढ़ाई करता था आगरा में, और मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई अब थोड़ा सा कम हो रही है, मैं थोड़ा सा कम पढ़ रहा हूँ, तो उस दिन मैं SN मेडिकल कॉलेज जाता था। और SN मेडिकल कॉलेज में जब मैं लड़कों को देखता था कि सफेद कोट पहने, कोई कंधे पर डाले टहल रहा है,
और घूम रहा है, पूरा निकल रहा है, तो मुझे बड़ा इंस्पायर लगता था और मुझे लगता था कि वो सफेद कोट एक दिन मुझे भी पहनना है। और मैं खुशी इस बात की है कि लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज से जहाँ हमने MBBS किया, MBBS करने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 2009 का PG हमने उसमें टॉप किया और टॉप करने के बाद मैं जनरल कैटेगरी पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में MS करने का काम किया। और इतना ही नहीं, 2012 में जब EPSC का हम लोग देने गए इंटरव्यू, तो उस परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में हमने टॉप करने का काम किया। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी लगन और मेहनत और शिद्दत से अगर कोई काम करोगे तो उसमें सफलता 100% आपको मिलेगी। आपने टॉप की बात की, आपने टॉप किया, आपको US से फेलोशिप भी मिली, जो कैंसर में सबसे बड़ी फेलोशिप भी है, तो उसके बारे में बताइए, वो क्या है, मतलब जो फेलोशिप? OMS के दौरान मैं ब्रेस्ट कैंसर पर रिसर्च कर रहा था और लखनऊ में CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी उसका बिल्डिंग एबोलिश हो गया है, एबोलिश हो रहा है, काफी पुरानी बिल्डिंग है, तो अभी कहाँ सेट हो गया मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन उस समय हम लोग लैब में जो TNF अल्फा जीन पॉलीमॉर्फिज्म एज ए ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्यूमर मार्कर था, उस पर नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन पे हम लोग काम करते थे। तो मुझे लग रहा है कि उस समय हमने जो काम किया 5 साल में लगातार बेहतरीन काम किया और हमने देखा कि जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर कैसे और ज़्यादा जो उसका क्या कारण है और कारण के साथ में उसको कैसे अच्छा ट्रीट किया जाए, ये सारे कारणों को मैं देखता था। और इसके लिए फिर मैं 2014 में फेलोशिप ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन जो बेंगलोर में जो अवार्ड हुआ, तो मुझे उस समय खुशी हुआ कि मैं आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मुझे ख्याति प्राप्त होने का काम हुआ है। और बहुत सारी जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की जो कॉन्फ्रेंस हैं, चाहे वो लास्ट ईयर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में था तो मैं वहाँ पर गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में कार्यक्रम था, इसके अलावा थाईलैंड में था एक यूनिवर्सिटी में, और सिंगापुर में भी कार्यक्रम था। और कार्यक्रम बहुत सारे लगे रहते हैं, लेकिन आज चूंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी अपनी समय की व्यस्तता के कारण, कम समय होने के कारण मैं नहीं विदेशों की कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ। और सबसे ज़्यादा ध्यान आज मैं फर्रुखाबाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों पर देने का काम कर रहा हूँ। आप एक कैंसर सर्जन हैं। कैंसर का जब भी किसी के सामने नाम आता है या किसी के जहन में सवाल आता है तो आदमी की एक तरह से कह सकते हैं कि रूह कांप जाती है कि कैंसर की बीमारी। कैंसर का कौन कौन से ऐसे कैंसर के वो जो इलाज हैं जो हो सकते हैं और किस तरह के कैंसर हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता है, और जब आपके सामने इस तरह की बात आती है तो आप किस तरह से ट्रीट करते हैं इसको? कैंसर की अगर बात किया जाए तो कैंसर पर खासकर मैं बताना चाहूँगा, अगर कैंसर अलग अलग जगह का अलग अलग कैंसर होता है। लाइक ओरल कैविटी हो गया, ठीक है, इसोफेगस हो गया, स्टमक का कैंसर हो गया, लिवर का कैंसर हो गया, ठीक है, और लिवर के साथ में फीमेल्स में आपका ओवरी का कैंसर हो गया, यूट्रस का कैंसर हो गया। सारे कैंसर्स के अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो बल्क में और खासकर जो यूज में आजकल जिस तरह का जो सिनेरियो जो चल रहा है, ये बेहद खतरनाक सिनेरियो है। वैसे तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, इस चीज को हम कहते हैं कि आइडियोपैथिक कॉज, उसका कोई कारण पता नहीं कि किसको कैंसर होना है किसको नहीं होना है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जो प्रेसिपिटेटिंग कारण हैं। जैसे युवाओं में खासकर गुटखा, सिगरेट, शराब, इस तरह से जो प्रचलन चला है, मुझे लगता है कि 2 फ्रेंड अगर मिल रहे हैं कि जब तक हाथ में रजनीगंधा नहीं होगा तब तक फिर वो बात शुरुआत ही नहीं होगी। तो ये जो एक नया ट्रेंड भारत में जो चला है, कहीं ना कहीं वो प्रेसिपिटेटिंग कारण है। और बाद में अगर ओरल कैंसर की, जहां मैं कैंसर का डॉक्टर हूं, ओरल कैंसर, हेड एंड नेक मेरा स्पेशलाइजेशन है, इसकी बात अगर करूं तो वो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर प्रदेश है, इसमें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तंबाकू पैदा होती है। और तंबाकू के साथ में जो पॉवर्टी है, हमारा मजदूर है, वो सुबह से शाम तक काम करता है, और जब काम करेगा तो वो तंबाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, खैनी खाएगा, ये सब खाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कैंसर होने का काम करती हैं। और कैंसर के बारे में मैं यही कहूँगा बहुत सिंपल तरीके से, अगर ओरल कैविटी में कोई भी घाव एक अच्छी एंटीबायोटिक खाने के बावजूद भी नहीं भरता है, और घाव जैसे ये मार्जिन है, अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो वो कैंसर नहीं होगा,
लेकिन अगर मार्जिन से बाहर की तरफ निकल रहा हो, जैसे फूल गोभी की तरह, तो फिर वो कैंसर होने के चांस है। तो ऐसे जिसको भी इस तरह की बीमारी अगर हो, जिसका घाव प्रॉपर एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी न भरे, उसको तुरंत एक अच्छे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर से मिलके तुरंत एक सीटी स्कैन, एक एफएनएसी या बायोप्सी और एक खून की जांच ये जरूर करना चाहिए। आज जब बात चली है कैंसर की, तो मेरे चाहे मैं कायमगंज का हॉस्पिटल, चाहे लखनऊ के हॉस्पिटल, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज भरी हुई है कि अगर किसी को कैंसर हो गया और उसको छेड़ दिया इन द सेंस, ये बिल्कुल सही, छेड़ दिया इन द सेंस उसकी चाहे एफएनएसी की जांच या बायोप्सी की जांच अगर करा दी तो फिर वो ठीक नहीं होना। लेकिन मैं सारे ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो द्रग भ्रांति जो दिमाग में गलत भरी पड़ी है, उससे बाहर निकलिए, उससे बाहर निकलिए। और इस तरह का अगर कभी भी कोई चीज होता है, क्योंकि जब जांच होगी तभी तो ये मालूम पड़ेगा कि कैंसर है और किस प्रकार का कैंसर है और उसकी सीवियरिटी कैसी है। तो इस चीज को हम निकालने के लिए अनुरोध करेंगे, और जैसे भी अगर होता है तो फिर उसको ऑपरेट कराइए। और ऑपरेशन अगर हो सकता है तो कैंसर, मुझे लगता है कि काफी हद तक हम लोग उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं और मरीज ठीक भी होने का काम करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं ऑपरेशन के बाद, उसका बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करिए उसके लिम्फ नोड पॉजिटिव में लिम्फ नोड बहुत ज्यादा हैं, तो फिर उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। ट्यूमर का थिकनेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसमें 3-4 चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पीएनआई होता है, पेरी न्यूरल इन्वेजन होता है, एक एलवीआई होता है, लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन। ये सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि अमुक व्यक्ति को कैंसर हुआ है और आगे भविष्य में ठीक कितने होने के चांस है। आपने सर कैंसर की बात करी, लेकिन हमने वैसे तो आप सभी का बराबर सम्मान करते हैं, लेकिन आप धम्म की, भगवान बुद्ध की बात बहुत ज्यादा करते हैं, और बुद्ध के मार्ग पे मैं देखता हूँ कि आप चलते भी हैं, और आपके घर में, जहाँ ऑफिस में, हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ कि भगवान बुद्ध की फोटो, स्टैचू आपके यहाँ मिलती है। आखिर धम्म से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, और क्यों धम्म को आप इतना, मतलब लोगों को भी बताते हैं कि धम्म के रास्ते पे चलिए? बुद्ध की धम्म की अगर बात किया जाए तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो मानवता का धर्म है। उस भगवान बुद्ध के धर्म में कभी भी किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं की है, मानवता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, और समानता के साथ में जिसका जितना हक है उसको अधिकार देने की बात भगवान बुद्ध के रास्ता पर क्या है। भगवान बुद्ध कभी अपने आप को ये नहीं कहते कि आई एम सो एंड सो एंड आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ। भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा है कि जो चीज आपकी सत्य की कसौटी पर खरी उतरे उसको मानने का काम कीजिए। अंधविश्वास से दूर रखने का भगवान बुद्ध ने रास्ता दिखाया है। पूरे विश्व में अगर शांति का रास्ता किसी ने दिखाने का काम किया है तो भगवान बुद्ध ने दिखाने का काम किया है। चाहे बात में पूरे देश के वैज्ञानिकों की बात करूं, चाहे गॉललैंड स्टीनर की बात किया जाए, और चाहे इस देश के भगवान, मैं तो कहूँगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको 32 डिग्रियां थी और 7 भाषाओं का उनको ज्ञान था, ऐसे महापुरुष ने भी भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाने का काम किया। और सम्राट अशोक ने जब इस देश में बताया जाता है कि खून की नदियां बहा दें, और नदियां बहाने के बाद जब देखा कि उसको भी शांति की जरूरत थी, तो ऐसे महापुरुष ने भी, ऐसे क्रांतिकारी आंदोलनकारी पुरुष ने भी भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाया। जब इतने सारे लोगों ने इतनी सारी महानता के बाद बुद्ध का रास्ता अपनाने का काम किया, तो नवल किशोर क्यों नहीं अपनाए? और सबसे बड़ी बात, बुद्ध के धम्म में कहीं भी कोई आडंबर नहीं है। मालूम पड़े कि मैंने 20 बार पैर छू लिए बुद्ध जी के तो मेरा कल्याण हो जाए, मेरा पुलिस में नौकरी लग जाएगी, मैं आईपीएस बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा, ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बुद्ध ने हमेशा कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि और अत्थ दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन। और बुद्ध ने ये भी कहा कि संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण। और संघ की बात अगर हो रही है तो फिर राजनीति की बात मैं कहूंगा कि आज देश में जो हालात हैं, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत
जो धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे समय में सबसे बड़ा संघ है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, और पीडीएस संघ बना के समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए भी मैं बुद्ध के धम्म को मानने का काम करता हूँ। अब बुद्ध धम्म की बात हुई आप डॉक्टर कैंसर सर्जन से, अब हम बात करते हैं आपके राजनीतिक करियर को लेकर। हाँ। आप समाजवादी पार्टी में हैं, आप विधुना विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहाँ किसी कारण नहीं, लेकिन आप लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा और बहुत ही दमदार चुनाव लड़ा। और अगर उस चुनाव की बात करी जाए तो कहा जाता है कि आपको हरा दिया गया, ऐसा आप और आपके पार्टी के लोग प्रशासन पे आरोप लगाते हैं। नहीं, आरोप नहीं लगाते, वो सच है। उसके बाद I have seen each and everything during the counting, during the voting, and during the period of convention. तो ये जो आरोप लगाते नहीं, आरोप सच है। और मुझे मालूम पड़ा है कि इसी सरकार के लोगों के द्वारा कि मेरी जो जीत का आंकड़ा था वो 50,000 से ज्यादा था। जो पेपर्स में जो मैं काउंट कर रहा था, मैं खुद ही काउंट कर रहा था। वो मैं देखा था और मैं खुद काउंट किया था। उस समय हमने जो कैलकुलेशन किया था उसमें करीब 5700 वोट से हम जीत गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद 2 बजे के बाद कोई हमारा डिक्लेरेशन रिजल्ट नहीं हुआ। सारी काउंटिंग को इन लोगों ने रोक दिया और पहले गलत तरह से मैनिपुलेट करते रहे। और मैनिपुलेट करने के बाद 8 या 8:30 बजे के आसपास 5 मिनट में सारे बूथ दिखा दिए। तो ये कहाँ का न्याय उचित था। लेकिन उससे पहले वोटिंग, जिस दिन वोटिंग हो रही थी आपके क्षेत्र में, मैं देख रहा था आप कई जगह जा रहे थे पोलिंग बूथ पे, और वहाँ आपको शिकायतें मिल रही थी या आपके समर्थक लोग आपको बुला रहे थे, कहते कि यहाँ वोट नहीं पड़ने दे रहे हैं, यहाँ जी है। उस समय के मैं वीडियो देख रहा था आपके, मैंने आपको देख रहा था। उसमें क्या मामला था जिस दिन आप वोटिंग, और शायद मैं कह सकता हूँ कि राजा का रामपुर का वो कोई क्षेत्र ब्लॉक है, उधर का कोई मामला था चुनाव के दौरान। मैं कह रहा हूँ कि 2024 लोकसभा का जहाँ चुनाव हमने लड़ा, चाहे वो प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे जो कन्वेंशन हुआ करता है उसमें प्रतिरोध पैदा करने का काम किया। और जब वोट पड़ने की बात आई, और वोट पड़ने से पहले इन्होंने अलीगंज विधानसभा की बात किया जाए, अलीगंज, तो वहां पर 32,000 वोट हमारे समाजवादी पार्टी के, और खासकर जहां पर साक्य समाज के गांव, यादव समाज के और मुस्लिम समाज के जो गांव थे, वहां पर 32,000 वोटों को काम करने का काम किया। और इस चीज को देश के प्रतिष्ठित चैनल न्यूज लॉन्ड्री ने इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया, और मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब के चैनल से डालने का काम किया। तो 32,000 वोट हमारे वो काटने का काम किया। और जिस दिन वोटिंग हो रहा था उसमें एक बूथ है अलीगंज विधानसभा का मंगतपुर, जहां पर 3 यादवों के गांव लगते हैं, बिनौरा, परसीपुर और गंगीनगला। इन तीनों गांव के लोग जब वोट डालने गए तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने के बाद लोग वोट कौन डालने जाएगा। और इसके बाद में डराया, धमकाया और मारा धनबल के साथ चुनाव में आप। और इसके बाद एक गांव है भाई अलीगंज विधानसभा में नंगला भग्गू, और भग्गू नंगला की बूथ थी कदरागंज जो बूथ है वो लोधी राजपूत समाज का गांव है। लोधियों ने साक्यों के ऊपर फायरिंग करना चालू कर दिया, और जब उन लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं जिला प्रशासन के साथ में गया, लेकिन लोग इतनी तरह से डर गए थे कि उन्होंने वोट देने का काम नहीं किया। तो वोट काटने का काम किया, वोट काटने के बाद वोट न डलने का काम किया, और वोट न डलने के बाद फिर जो रहा बचा जहाँ काउंटिंग में भी मेरे सामने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के फोन डीएम साहब के पास आ रहे थे, और डीएम साहब अपनी सीट से एकदम ऊपर उठ जा रहे थे। किसी बड़े आदमी का अगर फोन आता है तो आदमी उठ के चला जाता है। तो मैं समझ गया कि मामला क्या चल रहा है, हमारे हाथ से निकलने वाला है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने वोट देने का काम किया, उन्होंने मुझे जनता के सांसद के रूप में, फर्रुखाबाद के सांसद के रूप में मानने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि देश में जो लोग जीते हैं उनको लिए तो मैं खुद बधाई देता हूँ उनको, लेकिन उनकी चर्चा उतनी नहीं है, उससे ज्यादा चर्चा
डॉक्टर नवल किशोर और फर्रुखाबाद की जनता के सांसद के रूप में हमारी होने का काम किया। इसलिए मैं सभी समाजवादी पीडीए साथी और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि जितनी जीते हुए सांसद चर्चा नहीं है उतनी आपकी चर्चा है। मैं अक्सर कर सुनता हूँ आपको और अखिलेश यादव जी को, आप लोग सर्टिफिकेट का सांसद कहते हैं। क्यों सर्टिफिकेट? भाई वो जीत, उनको बायका जीत का सर्टिफिकेट मिला है तो आप सर्टिफिकेट सांसद क्यों कहते हैं? भाई जनता के वोट से ही जीते हैं ना। अब ये बात तो उनको सोचनी चाहिए, ये बात तो उनको सोचनी चाहिए। वो इतना घबरा गए हैं नवल किशोर साकी से। और चाहे बात लोकसभा की हो, लोकसभा में भी उनको बेईमान नंबर 3 की उपाधि दी गई थी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी द्वारा। जिस दिन शपथ ले रहे थे तो उनको बेईमान नंबर 3 की उपाधि दी गई थी और मेरे ऊपर भी अनगल बयानबाजी कर रहे थे। तो मैंने उनको यही कहा था कि कोई भी बगैर सर्टिफिकेट के सांसद तो बन नहीं जाता है, और आपको अगर सर्टिफिकेट मिल गया है तो आपको इतनी बेचैनी क्यों है? बेचैनी क्यों इतनी? और उनको बेचैनी इसलिए है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि फर्रुखाबाद में जो लगातार इतने साल हो गए कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आसपास के सारे जिले देख लो, कोई भी डेवलपमेंट हुआ। और फर्रुखाबाद की जब बात चलने लगी तो फर्रुखाबाद में गंगा माँ जाती है। अभी 2011 के बाद में करीब 14 साल के बाद गंगा में इस बार पानी की बाढ़ बहुत आई। अभी हमने गंगा में जब अमृतपुर विधानसभा की गंगा पार के क्षेत्र थे उसका दौरा किया, इतने पानी में मैं खुद गया था। तो मैं कह सकता हूं कि इतना फर्रुखाबाद में कोई उन्होंने विकास की ना तो कोई आइडियोलॉजी बनाई। गंगा में माँ गंगे के पास में गंगा एक्सप्रेस भी गुजर के जा रहा था। फर्रुखाबाद में चार विधायक हैं और एक सांसद हैं। ये चारों विधायक और सांसद और एक एमएलसी भी बीजेपी के हैं। और बगल में जिला शाहजहांपुर पड़ता है और शाहजहांपुर के जो खन्ना जी मंत्री हैं वो माँ गंगा एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद से उठा के शाहजहांपुर करीब 86 किलोमीटर दूर लेके गए। और मतलब डॉक्टर नवल किशोर वहां होता तो मैं कह सकता हूँ प्रदेश देश में अगर इंडिया गठबंधन होता तो इतना बेहतरीन एक्सप्रेस वे के साथ में, अब एक्सप्रेस वे तो चला ही गया, लेकिन आगे भविष्य में हम लोग वहां पर कॉरिडोर बनाने का जरूर काम करेंगे। और अभी कुछ दिनों पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी जब फर्रुखाबाद में गए थे तो उन्होंने गंगा के पास में बांध जो कि फर्रुखाबाद से लेके ढाई घाट तक बनाने का काम की घोषणा की है और उसको 6 लेन रोड के रूप में शाहजहांपुर की गंगा एक्सप्रेस वे और लखनऊ एक्सप्रेस से जोड़ने का काम की घोषणा भी समाजवादी सरकार बनने पर करने का काम किया है। तो वहाँ के सांसद जी इसलिए सर्टिफिकेट के सांसद कुछ कर तो पाते नहीं है, लोकसभा में कभी अपनी बात रख नहीं पाते हैं, इसलिए उनको इतनी बेचैनी है। समाजवादी पार्टी का अब अगला प्लान क्या है? 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी क्या तैयारी? क्या डॉक्टर नवल किशोर 2027 में फिर चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने घर से किसी को चुनाव लड़ाएं? लेकिन ऐसी जो चर्चाएं चल रही, क्या है सच, क्या है आगे? सच ये है कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर देते हुए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर हम सबको बनाना होगा। और ये मैं नहीं, हम सबकी ये मजबूरी है। तमाम हमारे पीडीए के जो साथी हैं, अगर वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं और देश के तमाम संवैधानिक पदों पर, ऊंचे पदों पर बैठाना चाहते हैं, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच ही उन सभी पीडीए के साथियों का और गरीब परिवारों का, उनके परिवार में खुशियां लाने का काम कर सकती है। इसलिए मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को पीडीए को जोड़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम बैकवर्ड, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि महिलाएं और अगड़े समाज के भी गरीब परिवार के लोगों को जोड़ते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हम सबकी प्रायोरिटी होगी। आपने पीडीए की बात करी और लगातार आपके पार्टी के लोग पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो पीडीए पर सवाल खड़े करता है। ये फर्जी पीडीए है। पीडीए कोई अगड़े में, आप अल्पसंख्यक कहते हो, कोई अगड़ा बोल देता है, कोई कहता है कि जो परिवार का विकास कर रहे हैं। आखिर कैसे क्या है, मतलब सच क्या है? विपक्ष के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि ये अगर किसी चीज पे उंगली उठा रहे हैं
तो समझ लिए वो 100% सही है, और ये जो कह रहे हैं वो 100% गलत है। अच्छा। मैं तो इनके बारे में यही कहना चाहूंगा। ये परिवार की अगर बात करें तो परिवार में कहाँ नहीं है बताना। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा पंकज सिंह जैसा, नहीं सॉरी गृह मंत्री जी बट जैसा, सॉरी जैसा, जिसको अंग्रेजी भी सही तरह से बोलनी नहीं आती है, उसके हम देखते हैं कि आईसीसी का वो चेयरमैन बना बैठा हुआ है और उसको प्रॉपर्ली इंग्लिश भी नहीं समझ बोल सकता सही से। वो ऐसी कौन सी उन्होंने, मुझे यही नहीं है कि कौन सी उन्होंने डोमेस्टिक और कौन सा उन्होंने इंटरनेशनल नेशनल और कौन सा, मुझे तो लगता है कि रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेले होंगे वो व्यक्ति आज देश के सर्वोच्च क्रिकेट के पद पर बैठा हुआ है। और अमित शाह की बात किया जाए, आदरणीय रक्षा मंत्री जी की जो बात किया जाए, और इनके पूरे बीजेपी में एक तरह से जितने नेता हैं सबकी बात किया जाए, वो सब सारे के सारे आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं या बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। तो परिवारवाद का आरोप लगाना गलत होगा, और परिवारवाद के आरोप की बात अगर लगाई जाती है तो जिनका अपना खुद का परिवार ही नहीं है वो आरोप लगाएंगे तो गलत है। उत्तर प्रदेश में आप लगातार, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार लगातार आप विरोध कर रहे हैं, आपको कोई भी काम अच्छे नहीं लगते हैं या केवल आपको विरोध करना आपके लिए मतलब आपका एक मकसद बन गया कि हमें विरोध करना ही करना है? नहीं, मुझे एक अच्छा ही आप बता दीजिए, अगर आप एक मुझे अच्छा ही बता दीजिए कि ये ठीक हो रहा है तो मैं भी उसके समर्थन में तालियां बजाना चालू कर दूंगा। लेकिन जहां सोचो कि प्रदेश में अभी फर्रुखाबाद में कितनी बाढ़ आई, करोड़ों लाखों बीघा लोगों की धान की फसलें बर्बाद हो गई, गन्ने की फसलें बर्बाद हो गई, आज तक वहां पर कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां पर अभी तक कोई राहत कोष की कोई घोषणा की। शिक्षा की अगर बात किया जाए तो शिक्षा सोचिए, जहां पर अमेरिका में 12th तक फ्री एजुकेशन है, और एमबीबीएस की अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो फिर वो आज 1 करोड़ फीस 1 साल की हो गई। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये व्यवस्था थी कि गरीब का बेटा अगर एमबीबीएस में प्राइवेट में भी आएगा तो उसको बैंक लोन देने का काम करेगी, और उसी की बदौलत मैं बैठा हूँ। और आज बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, रोजगार खत्म कर दी। गाँव के सबसे ज्यादा बच्चे, हमारे गाँव के बच्चे सबसे ज्यादा दंड बैठक और पहलवानी करते थे, दौड़ लगाते थे, और दंड खेलते खेलते हुए वो फौज में चले जाते थे, कहीं पुलिस में चले जाते थे। फौज बर्बाद कर दी, फौज में 4 साल की नौकरी अग्निवीर दे दी। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 75 साल के हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहा जा रहा है कि 2047 तक अभी और चलना है। तो लेकिन युवा 22 साल का है, उसके लिए 4 साल से ज्यादा की नौकरी नहीं लेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आजीवन इस देश के प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। तो ये चीजें हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी पीडीए के लोगों को दूर करने का काम कर रहे हैं। आपने युवाओं की बात करी, आखिर युवा अपना राजनीतिक भविष्य कैसे बनाए? देखा जाए तो राजनीति में आप भी युवा हैं अभी, तो क्या रास्ता हो सकता है युवाओं के लिए? क्या मैसेज देना चाहें, क्या संदेश होगा कि युवा राजनीति में किस तरह से अपना करियर बनाए? राजनीति में करियर की बात सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी ही युवाओं की पार्टी कही जाती है। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी कहते थे कि समाजवादी पार्टी में युवाओं की सबसे ज्यादा भूमिका होनी चाहिए, और पार्टी कभी भी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ही युवाओं को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी में आदरणीय सांसद प्रिया सरोज जी, जिनकी उम्र शायद 25 साल है, वो आज देश 25 या 26 साल है, 26 साल वो आज सांसद बने हैं। लेकिन राजनीति में मैं कहता हूँ कि राजनीति में भविष्य के बजाय आज राजनीति में आदरणीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। पीडीए को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जब पीडीए बचेगा, पार्टी बचेगी, तभी तो भूमिका हमारे युवाओं की अच्छी होगी। बिल्कुल। तो खासकर सबसे बड़ी बात है कि आज लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हमारा संविधान बचेगा तो हमारे जो संवैधानिक मूल्य जो हमें संविधान से प्राप्त हैं, उनकी निहायत पूर्ति आगे भविष्य में राजनीति के रूप में होगी। आप संविधान की बात की, आपने पूरा लोकसभा चुनाव संविधान और लोकतंत्र के ऊपर लड़ा गया। संविधान के कारण, या कह लीजिए कि आप लोगों के पीडीए जो इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन मेहनत के कारण आप लोग
अच्छी भूमिका में आए लेकिन सरकार नहीं बना पाए। आप क्या कमी मानते हैं, कहाँ कमी रह गई इंडिया गठबंधन से कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाया? सरकार कहीं कमी रही नहीं गई। आज सोचो 37 सीट्स जो इंडिया गठबंधन का है, यहाँ है समाजवादी पार्टी, हाँ समाजवादी पार्टी का, और मुझे लगता है कि 15 सीटों पे हेरफेर करने का काम किया। अगर वो 15 सांसद भी होते तो सरकार आज इंडिया गठबंधन की होती, तो कमी नहीं रह गई। जो राजनीति में जो गलत तरह से हम लोगों को हराने का काम किया, तो मुझे लगता है कि जनता इसका जवाब भविष्य में देगी और प्रदेश में और देश में परिवर्तन होने का काम होगा। जब आप लोग चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से एक लोकसभा में कहा जाता है कि जो लोग संविधान की किताब लेके चल रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से अनुराग ठाकुर जी ने कहा था, उन्हें संविधान की उन्होंने कब इज्जत करी, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो लोग संविधान लेके चल रहे हैं, खासकर मैं बात करूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, ये लोग संविधान की पुस्तक को लेके लोकसभा में जाने का काम किया। और जिस दिन शपथ थी उस दिन शपथ सही तरह से, जिस दिन शपथ ली तो इन लोगों ने संविधान को हाथ में लेते हुए शपथ लेने का काम किया। तो ये मैसेज पूरे देश को दिया। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं मार रहे हैं? जब 2024 का चुनाव संविधान के ऊपर लड़ा तो देश के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने बीडीए को आगे बढ़ाने का काम किया, इंडिया गठबंधन के लोग में वोट देने का काम किया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जब वो केरला से इधर अपना जो यात्रा कर रहे थे तो उनकी जो भीड़, लाखों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट उसके डिसफेवर आया। तो कहीं ना कहीं जो बताइए, जो अपने घर से राहुल गांधी जी को 20 किलोमीटर दूर चल के जाके देखने के लिए जाएगा, वो क्या वोट देने का काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, वो वोट देने का काम करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, और खासकर जो देश में अभी जिस तरह से जो माहौल चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, बिहार में SIR के नाम पर लाखों वोट काटने का काम किया, तो ये समय समय पर ऐसी चीजों को प्रस्तुत करने का काम करते हैं ताकि एन केन प्रकार ने इनको जीत चाहिए और पद से नहीं हटना है। ये इनकी मानसिकता बन चुकी है और ऐसी सोच को मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जनता इसके विरोध में आगे भविष्य में अपना निर्णय देते हुए एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आपने बीच में कहा कि अमेरिका में 12th तक एजुकेशन फ्री है और आपने कई देशों की यात्राएं की है, तो बाहर जब आप यात्रा करके आए तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ के लोगों की लाइफ में, वहाँ के एटमॉस्फेयर जो कल्चर है वहाँ का, वो भारत में आपको क्या अंतर नजर आया? जमीन और आसमान का अंतर है। अभी आप सिंगापुर अगर चले जाइए, सिंगापुर 2 दिन रह लेना, 2 या 3 दिन भी रह लेना, और जब सिंगापुर से इंडिया अगर आओगे तो जब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरोगे, उसके बाद जब बाहर निकलोगे तो आपको ये फील होगा कि हमें अभी 100 साल और लग जाएंगे। मतलब 100 साल का डिफरेंस है अभी? डेफिनेटली। ओके। बहुत मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की करूं, ऑस्ट्रेलिया में जो सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है वो अपने यहाँ 1 महीने में सारा सिस्टम होता है, वहाँ वीकली है। हाँ वीकली है उधर, और वहाँ वीक में आपको सैलरी मिलती है, और वीक में भी आपको 5 डेज वीक है, 5 दिन काम करना है, और 5 दिन में भी आपको 1 दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है। तो 1 वीक में आपको 40 घंटे काम करना है। अगर 40 घंटे से काम अगर ज्यादा करेंगे तो वहाँ पेनल्टी का भी सिस्टम है। ओके, पेनल्टी लगता है। और दूसरा, वहाँ का जो यूथ्स है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे अभी जब जो भी देश में प्रतियोगिताएं होती हैं, क्रिकेट की अगर बात किया जाए तो पीपल्स आर अवेयर फॉर हेल्थ। मुझे याद है सिडनी में था मैं, और हार्बर बीच जहाँ पे ओपेरा हाउस है, जो कमल के रूप में जो देखते होंगे सब लोग, उसके पास में जो समंदर के पास में जो स्टेट है, वहां पर लोग 2 बजे दौड़ लगाते हैं। मैंने पूछा कि लोग 2 बजे दौड़ क्यों लगा रहे हैं? दिन में 2 बजे? दिन में 2 बजे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जो लोग अभी सुबह अपना इनका शिफ्ट खत्म हो गया और अभी 1 घंटे का जो लंच हुआ है, उस लंच के दौरान वो 45 मिनट तक यहाँ दौड़ लगाएंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर वो अपनी कोट पैंट की ड्रेस पहन लेंगे और यहाँ पर अपना सूट ट्रैक पहन के अपना दौड़ लगा रहे हैं। तो वहाँ पीपल्स आर अवेयर अबाउट योर हेल्थ, और वहाँ सिस्टम है,
और दूसरा करप्शन नहीं है। एजुकेशन के बारे में वहाँ ये है सिस्टम कि जिसको जो करना है, एजुकेशन वहाँ थोपी नहीं जाती, और 60% फिजिकल वहाँ इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ों में अभी हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन आगे भविष्य में भारत देश हमारा है और हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और भारत देश भी उनसे अच्छा होने का काम करेगा। एक सर, हमने आपको सुना है कि आप बात करते हैं कि एक गरीब लोग ही दुनिया में बदलाव करते हैं, और एक मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आप बोल रहे थे कि गरीब लोग किस तरह से दुनिया में बदलाव करते हैं। आपने जो एप्पल कंपनी के ओनर जो स्टीव जॉब हैं, हाँ। उनका आपने एग्जांपल दिया था। तो क्यों आपको लगता है कि गरीब लोग ही बदलाव करते हैं, गरीब लोग ही आगे बढ़ते हैं? मुझे लगता है कि आप भी हैं। नहीं, मुझे लगता है कि उनके अंदर काम करने का जज्बा बहुत होता है, और जज्बे के साथ में उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प होगा तो आप उतनी दमदारी से वो काम नहीं कर सकते। बिहार के जो बच्चे हैं, और खासकर यूपीएससी के रिजल्ट की अगर बात किया जाए तो पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा यूपीएससी में आने वाले बिहार के बच्चे रहते हैं, क्योंकि बिहार में पहले गरीबी थी, और गरीबी के कई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी अपाल बघेल समाज से एक लड़का जो अपनी भेड़ बकरियां चुराता था, एक सिंपल एफआईआर अपने पिताजी की करने गया, और उसकी एफआईआर वहां का दरोगा नहीं लिखता है तो उसने प्रण कर लिया कि आई वांट टू बिकम ए। उसने पूछा जो आईपीएस बनाया, उसने पूछा कि इसके ऊपर कौन होता है, कि सीईओ के ऊपर कौन होता है, कि उसके ऊपर एसपी, और एसपी का हुक्म पूरे जिले पे चलता है। तो उसने कहा कि एसपी क्यों ना हम बने। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई विकल्प नहीं था, दूसरा विकल्प नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो गरीबी है, खासकर गरीबी निश्चित रूप से बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि आज जिसके पास आज के हालात डिफरेंट हैं। आज अगर गरीबी, ये इतिहास की बातें हैं, आज अगर गरीबी है किसी के पास तो वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम, एक आप अच्छे सर्जन हैं, राजनीति में आ गए, आपने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ लिया, वो अलग बात है कि आपको जीत नहीं हुई, आप हार गए। अब आपकी क्या ख्वाहिश रह गई है, क्या आप बनना चाहते हैं जीवन में, जो आप नहीं कर उसको आप पाना चाहते हैं या उसको करके दिखाना चाहते हैं? अब मेरी ख्वाहिश तो यही है कि जैसे मैं गरीब परिवार का बच्चा था, जहाँ मैं बचपन में सोचता था कि जहाजों में चलने का काम करूँ, जहाज में घूमूंगा, बड़ी जगह पढ़ाई करने का काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे, मेरे जैसे तमाम गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जिनके बड़े बड़े सपने हैं, और उनके सपने आज चूर चूर हो रहे हैं। सरकार की ऐसी पॉलिसियां हो गई हैं, उन पॉलिसियों की तरह बच्चा आप सोच नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि उनके सपनों को साकार करने के लिए हमारी और साथ में हमारी जैसे मानसिकता के लोगों की, सरकार की जरूरत है, ताकि हम उन बच्चों को वो सुविधा देकर उनके जो सपने हैं उनको सपनों को पूरा करने का काम सकूं। मेरी जीवन की सबसे बड़ी दिलासा यही है। आपने जीवन की बात करी तो दो सवाल आपके जीवन से संबंधित हैं। आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना कब करना पड़ा, कब लगा कि मेरे लिए बहुत ज्यादा संघर्ष का समय रहा? संघर्ष के दिन तो मेरे आगरा के थे, जब मैं तैयारी कर रहा था और मेरा एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा था, लेकिन अपने जो डेडिकेशन है और मेरा जो कॉन्फिडेंस है उससे कभी मैं पीछे नहीं हटा। क्योंकि आगरा के दिनों को अगर हम याद करें तो वो दिन भी हमने देखा है जब हम केकेएस हॉस्टल से आगरा विश्वविद्यालय जाया करते थे, और आगरा विश्वविद्यालय की दूरी तकरीबन मुझे लग रहा है 5 से 7 किलोमीटर है, मदिया कटरा से पालीवाल पार्क तक की। और उस समय तकरीबन 5 रुपए बस से लगा करते थे, और उस 5 रुपए बचाने के लिए मैं 7 किलोमीटर पैदल जाता था और फिर लौट के आता था यूनिवर्सिटी तक। और मेरे पास पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं रहता था, तो मैंने प्राइवेट, आगरा में बहुत सारे पब्लिकेशन है, तो आगरा में बहुत सारे जो पब्लिकेशन होने के कारण बच्चे
2 या 3 महीने के लिए टेम्परेरी जॉब करते हैं, और उस जॉब में जो मुझे लगता है मैंने भी वो जॉब किया, और उससे जो मुझे पैसा आ जाता था उस पैसे को हम बैंक में डाल लेते थे, और मैं और मेरा छोटा भाई हरवेश, डॉक्टर हरवेश, जो आज इस दुनिया में नहीं है, दोनों लोग साथ रह के पढ़ा करते थे, और पढ़ते पढ़ते यहाँ तक का रास्ता तय किया। तो संघर्ष का सही माने में वो दिन है। और बात में यादगार दिन की अगर बात करूं तो जीवन में जो सबसे ज्यादा यादगार मेरा दिन है जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, और एमबीबीएस में एडमिशन के बाद जहां हम मेडिकल कॉलेज की फीस नहीं जमा कर पा रहे थे, और उस समय बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब सुशील सिसोदिया जी थे, उन्होंने मेरा एजुकेशन लोन किया। और लोन करने के बाद मुझे याद है मैंने उनसे यही कहा था कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आपका दर्जा भगवान से कम नहीं है, मेरे जीवन में भगवान से कम नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ये मेरे सारे जीवन के यादगार दिन थे। बहुत अच्छे लोग थे जो मुझे आज भी याद हैं, और जीवन पर्यंत जिन लोगों ने मेरी मदद करने का काम किया उनको जीवन पर्यंत याद भी करूँगा। सबसे खुशी का दिन आपके जीवन का? सबसे खुशी का दिन तो वही था मेरा जो मैंने बताया यादगार, जब मेरा एजुकेशन लोन हो गया और मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। और एमबीबीएस में एडमिशन होने के बाद फिर मैं एमबीबीएस पूरे मन से किया, और मन से करने के बाद फिर मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से अपना एमएस किया। और एमएस करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जीवन में और ज़्यादा खुशी का सबसे महत्वपूर्ण दिन मैं कह सकता हूँ कि मेरी और प्रियंका जो मेरी पत्नी है, दोनों की शादी हुई, क्योंकि उससे पहले मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उस अस्त व्यस्त जीवन को संभालने का और सुरक्षित और संरक्षित करने का किसी ने काम किया, तो मेरी पत्नी प्रियंका साकी ने किया। तो वो भी मेरे जीवन के यादगार दिन। सर, हमारे चैनल क्लाउड न्यूज नेटवर्क के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो आपने बातें करी, हमारा आपको कैसा लगा? स्टूडियो कैसा लगा हमारा, और हमारा जो आपका सेटअप है कैसा लगा? क्लाउड न्यूज नेटवर्क के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं तो यही कहूंगा कि इतना अच्छा जो सेटअप मुझे देने का काम किया है और इस सेटअप में मुझे बैठाने का काम किया है, इसलिए मैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क, भाई विवेन जी और आपकी टीम के जितने भी जो लोग हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपके न्यूज चैनल के लिए मैं बहुत उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं कि आपका जो चैनल है देश और विदेश में पहुंचने का काम करे। और आपके जो ऑडियंस हैं, खासकर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो क्लाउड है, जिस क्लाउड को आप आज कवर कर रहे हो, इस क्लाउड को कभी निराश मत होने देना, और अच्छी बातों तक लोगों को पहुंचाने का काम करना, सत्य चीज को लोगों तक पहुंचाने का काम करना, यही मेरी आपसे विनती है। और आपके सभी ऑडियंस, सभी व्यूअर्स, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। शुक्रिया सर, और हम आपसे वादा करते हैं कि कभी आपको या ऑडियंस को कभी निराश नहीं होने देंगे, और अपना काम आगे हम लोग बखूबी ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ थे डॉक्टर नवल किशोर साकी जी। नवल किशोर साकी जी ने अपने जीवन के बारे में, कैंसर के बारे में, राजनीति के बारे में सही मुद्दों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया, और बताया किस तरह से समाज में जो पीडीए की सरकार जब बनेगी तो युवाओं का किस तरह से भला होगा। जो सरकार है वो किस तरह से लोगों के साथ छलावा कर रही है, उन लोगों के जज्बात के साथ खेल रही है। मतलब लोगों के कोई भी काम जनता हित का काम नहीं कर रही है, संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब ने संविधान दिया, उसके खिलाफ जाके काम कर रही है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप निरा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।